Hello students, today we are going to start a fresh chapter, new chapter, and the name of the chapter is electromagnetic waves. Okay, electromagnetic waves. ठीक है, तो बच्चे ये नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो आपके लिए किसी भी प्रकार से नया नहीं है। हमने क्लास 11th से ही इसको सुनना शुरू कर दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। हमने स्पेशली क्लास 11th में एक चैप्टर ही पढ़ा था जिसका नाम क्या था, वेव्स था। उसमें हमने पढ़ा था वेव्स जो है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, और एक को बोलेंगे बेटा हम लोग जो है मैकेनिकल वेव और एक को बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। और उस नॉन मैकेनिकल वेव को ही अपन क्या बोला करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला करते थे। और हमने वहां पे सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मोटे मोटे तौर पर हमने इतना सीखा था वहां पर। बट टुडे है ना, आज हम लोग इसको क्या करने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, नए चैप्टर को, फ्रेश चैप्टर को। ठीक है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस में ये फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया कहां से और किसके दिमाग में आया। तो बच्चों एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उनके दिमाग में सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ख्याल आया। कैसे आया उसकी भी शुरुआत से हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपको पता है कि बेटा जो हम अभी तक के चैप्टर क्लास 12th में पढ़ते आए हैं, है ना, हमने अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो या तो इलेक्ट्रिसिटी के थे या तो मैग्नेटिज्म के थे, है ना बच्चे। हमने बेसिकली अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के ऊपर ही पढ़ा है। क्लियर है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स ये 2 पार्ट ही अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा, जैसा कि मैं भी जब भी आपको मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था तो मैं बोलता था देखो बेटा ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के इससे सिमिलर है। जैसे मैं बोलता था बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है। वहां पर हम लोग गॉस लॉ पढ़ा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ है उसी प्रकार का, है ना। वहां पर आपके जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, वहां पर आपके डाइपोल्स होते हैं, यहाँ पर भी डाइपोल्स होते हैं। वहां पर भी फील्ड होता है, यहाँ पर भी फील्ड होता है, वहां पर भी फ्लक्स होता है, यहाँ पर भी फ्लक्स होता है। तो लोगों के दिमाग में आने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है ना, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में। ठीक है, तो उस कड़ी को जोड़ने का काम, है ना, उस लिंक को ढूंढने का काम मैक्सवेल ने किया। तो बच्चे अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो भी हमने इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े थे उसको अगर समराइज किया जाए तो ये आएंगे। ठीक है बेटा, एक हमने लॉ पढ़ा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, तो इसको बोलते हैं हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर बच्चे, तो क्या था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ठीक है बच्चे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल टू क्या होता था बेटा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। ये था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक था। दूसरा बेटा, अगर गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में लगाएं। ठीक है बच्चे, तो यहां पर अगर मैं B डॉट ds करूं, है ना, मैग्नेटिज्म में इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता था। यहां अगर मैं ये चीज करूं, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds, तो यहां पर कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखें। ठीक है, क्यों ऐसा होता है बेटा, इस चीज से हमें क्या समझ में आता है, इससे 2 बातें क्लियर होती है। ठीक है, इससे 2 बातें क्लियर होती है कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है बेटा, तभी तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस, यानी फ्लक्स निकालेंगे, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आना ही चाहिए बेटा। अगर ये एक क्लोज लूप है, ये एक लूप लिया हमने, एक सरफेस लिया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है बेटा, क्लोज लूप बनाता है ना, पता है अपने को क्लोज लूप बनाता है। तो बेटा यहाँ ये वाला जो है, ये वाला इसको क्या देगा, अगर पॉजिटिव फ्लक्स देगा तो ये वाला इसको क्या दे देगा बेटा, नेगेटिव फ्लक्स दे देगा, है ना। तो पॉजिटिव फ्लक्स प्लस नेगेटिव फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा तभी संभव है बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। तो यहां से इस चीज की प्रूफ मिलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। और दूसरा चीज इससे हमें समझ में आता है कि मोनोपोल संभव नहीं है। जैसा मैंने बोला कि हमेशा नॉर्थ और साउथ क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कभी आप उनको अलग नहीं कर सकते, मोनो नहीं कर सकते, हमेशा पेयर में ही रहेंगे। ठीक है, तो मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो बातों का है ना प्रूफ मिलता है ये सेकेंड इक्वेशन से, जो कि गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। ठीक है बेटा, और हमने क्या पढ़ा था, और क्या हमने पढ़ा है, कौन से इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, तो एक पढ़ा था हमने बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ, याद है? अच्छा, उसके पहले एक और हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में हमने क्या सीखा था बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या होता था, माइनस डी फाई, कौन सा वाला, मैग्नेटिक वाला, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये भी एक पढ़ा था। तो ये क्या देता था बेटा, ये कौन सा फील्ड हुआ करता था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, है ना। ये क्या होता था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाल फिलहाल हमने सीखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या सीखा था बेटा कि टाइम वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक ईएमएफ क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस होता है, जिसका रिलेशन हमने कुछ इस तरीके से दिया था। ठीक है, ये था फैराडेज लॉ, थर्ड इक्वेशन। और फिर लास्ट में हमने एक इक्वेशन पढ़ा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था बेटा एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ, याद है ना सबको? तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, है ना, किसी क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल निकालो तो वो कितने के बराबर होता है बेटा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है। ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आया? तो ये चार इक्वेशन हमने सीखा है अभी तक। क्लियर है बच्चे? अभी तक हमने ये चार इक्वेशन सीखा है। अब मैक्सवेल साहब जो थे, मैक्सवेल उन्होंने देखा इस इक्वेशन को, एम्पियर, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, सब उसको अच्छे लगे। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें उनको कुछ खटका, इसमें उनको लगा कि कुछ तो यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, या फिर इसमें कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसा उनको लगा। अब क्यों लगा, तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चे, उनको एक गड़बड़ी मिली इस एम्पियर सर्किटल लॉ में। ठीक है बच्चे, और उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स करेक्शन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो देखते हैं ये क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल करेक्शन इन एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। तो वही हम करेक्शन तो तब करेंगे ना जब हमें कुछ गड़बड़ी का पता चले, ठीक है। तो गड़बड़ी क्या था वो चीज हम समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। क्या लिया बच्चे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखना। तो उन्होंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, जिसके प्लेट कैसे है बेटा, जिसके प्लेट कैसे है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर प्लेट है। ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ दिए, और मान लो हमने एक स्विच ले ली, ठीक है बच्चे। इस तरीके से ऐसा हमने जोड़ दिया। क्लियर है बच्चे? तो आपको पता है कि जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, ठीक है बच्चे, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो यहां से क्या होगा, चार्ज दौड़ना शुरू करेगा, है ना। इसको प्लस बनाने लगेगा, इसको माइनस बनाने लगेगा, और इसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा। तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा। मान लो वो करंट कितना है बेटा, आई है। मान लो ये करंट कितना है, आई है। ध्यान से सुनना। तो बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहां से लेके यहां तक वायर है, यहां से लेके वायर है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके बीच का जो पार्ट है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो एरिया है, इस दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है, वहां क्या है, तो वहां तो एयर है सर, है ना। वहां क्या है, एयर है। जब बेटा एयर है तो मतलब इसके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, यहां से चार्ज यहां पे नहीं जा सकता। जा सकता है क्या बेटा, यहां से चार्ज यहां नहीं जा सकता, या यहां से चार्ज यहां नहीं जा सकता है। क्लियर है ना, ठीक है। जब यहां से इधर चार्ज नहीं जा सकता, मतलब इसके बीच में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो इधर करंट क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। तो यहाँ पे करंट क्या है, जीरो है। ये बात आपको समझ में आई, यहां पर करंट क्या है, जीरो है, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लूप लिया, इस तरीके से एक लूप बनाया यहां पर, और एक लूप यहां पे भी बनाया। क्लियर है बच्चे, एक लूप यहां पे बनाया और एक लूप यहां पे बनाया। इसको मान लो C1 बोला और इसको मान लो C2 बोला, ठीक है बेटा। तो आपको पता है, क्या पता है कि चूंकि इसमें इस वायर में करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, तो इसमें इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है अपने चारों तरफ, है ना। और स्ट्रेट कंडक्टर हुआ तो वो अपने चारों तरफ कैसा फील्ड डेवलप करता है, सर्कुलर फील्ड डेवलप करता है। तो बेटा इसमें इस तरफ करंट बह रहा है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आ रही बात समझ में? तो इस वायर के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका एहसास हमें कैसे मिलेगा, अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर लाएं, एक मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लाएं, तो वो क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्ट होगा, और हमें समझ में आएगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा यहाँ पर करंट बह रहा है, और करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, इस लूप पर बेटा, इस लूप पर हम लगा सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर हम क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl करें, कहां पर, कौन से क्लोज लूप पर कर रहे हैं बेटा, C1 पर, तो वो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ पर करंट है। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं C2 में, है ना, ठीक है, क्लियर है बेटा, C2 पर जाते हैं तो वहां पर कितना फील्ड आना चाहिए, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है बच्चे, ऑन लूप C2, ठीक है बेटा। लूप C2 पर अगर हम लगाएं तो अगेन क्लोज इंटीग्रल C2 पर B डॉट dl क्या होना चाहिए बेटा, म्यू नॉट इंटू, वहां पर करंट क्या है, वहां तो करंट संभव ही नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो देयरफॉर वहां पर फील्ड क्या हो जाना चाहिए बेटा, जीरो हो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं आना चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर ये सच है कि यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, इनके बीच में चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि इसके बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब उन्होंने उस मैग्नेटिक कंपास को यहां लाया, तो वहां पर भी उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो अब सवाल उठता है बेटा कि जब करंट था नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो गया? क्योंकि हमको तो यही पता था अभी तक कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, या फिर मूविंग चार्ज ही क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो ना तो इनके बीच में चार्ज मूव कर रहा है, ना तो इनके बीच में करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे ये करंट प्रकट हो गया, है ना? कहां से ये करंट प्रकट हुआ जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहां पर जो मैक्सवेल साहब थे उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये जो हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इस पूरे सर्किट में ये लागू नहीं हो रहा है, यानी डिसकंटिन्यूटी है एम्पियर सर्किटल लॉ में। क्लियर है बात आपको? डिसकंटिन्यूटी है एम्पियर सर्किटल लॉ में, वो यहां से समझ में आया। ठीक है, कि यहां पर तो करंट फ्लो कर रहा है, वहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हमें क्या है समझ में आता है, ये क्या बोलते हैं प्रूफ है। लेकिन जब यहां की बात आती है तो यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहां पर फील्ड नहीं बनना चाहिए, लेकिन फील्ड बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कोई और वजह होगा जिसके कारण फील्ड बन रहा है। ठीक है बच्चे, यहां पर कोई और कारण होगा जिसके वजह से फील्ड बन रहा है। तो फिर उन्होंने इसके बेसिस पर बोला, सिंस करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज जीरो, ठीक है, current between plates of capacitor is zero, therefore, okay बच्चे, current between plates of capacitor is zero, therefore B should be, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, B should be equal to zero, okay, but be zero, but there also magnetic needle but there also magnetic needle experienced डिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके, मैग्नेटिक एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन, therefore it proves that एम्पियर सर्किटल लॉ is not valid at that point, ठीक है, ओके बच्चे, इसका मतलब वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो फिर भी उनको ये तो बताना था कि आखिर फिर आया फील्ड कहां से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ, तो फिर उन्होंने इसको दूसरे तरीके से समझाया। ठीक है बच्चे, उन्होंने फिर इसको दूसरे तरीके से समझाया, कैसे, चलो आगे की चीज डिस्कस करते हैं हम लोग। यहां तक की तो बात समझ में आ गई कि क्यों एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसके बीच में वैलिड नहीं रहा। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो हर सिचुएशन में लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है बच्चे, हर सिचुएशन में लागू नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो बेटा जब मैं इसको चार्ज करना शुरू करूंगा तो बेटा इस पर धीरे धीरे चार्ज आने लगेगा। ठीक है, इस पर धीरे धीरे क्या आने लगेगा, चार्ज आने लगेगा, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। तो किसी समय पर हमने मान लिया बेटा इस पर चार्ज क्यू है और इस पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। तो अब जो ये प्लेट्स हैं बच्चे, ये जो प्लेट्स हैं, तो इस पर प्लस क्यू हो गया और इस पर माइनस क्यू हो गया। तो आपको ऑब्वियसली पता है बेटा कि इनके बीच में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा।
है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। किधर से किधर बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आ रही बात समझ में? तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं, उसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, ए है, और इस समय इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो बेटा आपको पता है कि आपको इसका सिग्मा है ना, चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। आपको ये भी पता है बेटा कि एक सीट की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरीके से इसके लिए क्या होगा बेटा, रेडियली इनवर्ड, कितना बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो टोटल फील्ड है वो कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखो वो कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया। तो सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू अपॉन ए, तो ये हो गया बेटा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। तो अब आप देख पा रहे हो बेटा, आपको पता है कि जब हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज कैसे इस पर चढ़ता है भाई। तो आपने देखा होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आया था Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, याद है आपको। तो बेटा इस पर चार्ज जो है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ना, चार्ज जो है इस पर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी टाइम के साथ चार्ज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अब बेटा चार्ज वेरी करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। आ रही बात समझ में, चार्ज वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, भले करंट नहीं फ्लो कर रहा है, चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, बट उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, लगातार वेरी कर रहा है। ये बात समझना पड़ेगा आपको। तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है बेटा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ध्यान से सुनना कि चीजें कैसे लिंक्ड होती है। इसके पहले फैराडे ने क्या बोला, इसके पहले फैराडे ने बोला कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जो हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे चैप्टर में पढ़ा था, याद है कि वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। टाइम वेरिंग है ना, टाइम के साथ चार्ज वेरी किया, चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका कारण कौन है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से समझ में आ रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये आ गया हमको, ठीक है, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है ठीक है बच्चे। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, देयरफॉर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, E A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ऐसा हो जाएगा E A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बच्चे ऐसा करूं कि इसके बीच में है ना, इसके बीच में एक ऐसा ही इतने ही एरिया का एक लूप ले लिया, क्लोज लूप ले लिया, ठीक है बेटा, C2 जो था, इस बार इसको ले लिया, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक सरफेस है जिसका एरिया सेम है। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चे, तो बता दो मुझे आप, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो E का भी डायरेक्शन यही है बेटा, A का भी डायरेक्शन यही है ना, एरिया वेक्टर का। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते थे, जो कि फाई E इक्वल्स टू क्या होता था, E डॉट A हुआ करता था। अभी चूंकि E और A सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, E इंटू A हो जाएगा। तो देखो इस E इंटू A के बदले अपन क्या रख सकते हैं बेटा, फाई E रख सकते हैं ना, इसको क्या रख सकते हैं, फाई E रख सकते हैं। तो देखो ये कैसे हो गया, ठीक है बच्चे। तो यहां हमें मिला कि Q इक्वल्स टू E A की जगह मैं रख लूंगा फाई E, और इधर पहले से क्या था, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट फाई E। अब बेटा
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dq बाय dt, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है, फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा ना बेटा, क्यों, क्योंकि ई चेंज हो रहा है, ई चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज होगा, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक वाला, बाय dt, dq बाय dt हो गया। अच्छा आपको पता है बेटा dq बाय dt क्या होता है, dq बाय dt करंट होता है, तो ये करंट हो गया कितना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। अब आप बोलोगे कि सर ये तो करंट आ गया, तो आप कैसे बोल रहे हो कि उसके बीच में करंट नहीं फ्लो करता, ठीक है, तो बेटा मैं सही बोल रहा हूं कि इनके बीच में करंट अभी भी नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन चूंकि ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के लिए, ठीक है, तो इस क्वांटिटी को है ना हम करंट के सिमिलर क्वांटिटी मान के चलते हैं, और इस वाला ये वाला करंट बाहर वाले करंट के जैसा नहीं है। बाहर का जो करंट था, वायर में जो करंट, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, चार्ज का फ्लो, बट इसके लिए चार्ज का फ्लो रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं, यहां तो चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर इस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है यहां पर इस करंट को पैदा करने के लिए, ठीक है, तो इस करंट का एक अलग नाम दिया गया बेटा, और इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ID, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से उन्होंने एक नए टर्म की शुरुआत की है ना, एक नया क्वांटिटी ढूंढा जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे बात समझ में, तो बेटा यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो यहां से हमें समझ में आ गया बेटा, ये आपको याद रखना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक वाला, अपॉन dt। इससे कभी भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करने बोले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मोस्टली इसके ऊपर प्रॉब्लम्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt एक नया करंट पता चला, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो किसके बीच में होगा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फ्लो करेगा, ठीक है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का करंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम, या करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट डेवलप होता है, इंड्यूस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं। चलो देखो, तो ID इक्वल्स टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt है, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया बेटा, क्लियर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट द करंट ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is called displacement current, is called displacement current, ठीक है बच्चे। तो इसको हम लोग किससे शो करते हैं बेटा, ID से, इट इज डिनोटेड बाय ID, और ID इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt, यहां से हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ में करेक्शन किया, ताकि वो
कंटिन्यूअस हो सके। अभी क्या था, डिसकंटिन्यूअस हो गया था, कहीं पर लागू हो रहा था, कहीं पर अप्लाई नहीं हो पा रहा था। उन्होंने इसका उपाय सुझाया कि कैसे ये कंटिन्यूअस हो सकता है। कंटिन्यूअस मतलब हम पूरे सर्किट में कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर फाइनली जो उन्होंने करेक्शन किया है ना, और करेक्शन करके जो नया इक्वेशन बनाया है ना, वो कहलाया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ था, अब वो क्या बन गया, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है बेटा। अब ये इस नाम से जाना जाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब इन्होंने क्या किया, आई सी प्लस आई डी ऐसा कर दिया, ठीक है, आई सी प्लस आई डी। अब ये आई सी क्या है और आई डी क्या है, तो बेटा आई सी जो है वो क्या होता है, आई सी जो है वो क्या होता है, कंडक्शन करंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कंडक्शन करंट। वो करंट जो चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, वो क्या हो गया, कंडक्शन करंट हो गया। और आई डी वो तो आप देखे ही, कौन सा करंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट था, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये आईसी कंडक्शन करंट आईसी हमेशा इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी के, ठीक है बेटा। हमेशा ये कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में बच्चे, तो आईसी प्लस आईडी करने से क्या हुआ, अच्छा आईसी कहां तक होगा, सिर्फ वायर में होगा, वहां पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। और जो कैपेसिटर के बीच का एरिया है वहां पर आईसी नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, आईडी होगा। क्लियर है, तो ये हर जगह पर लागू हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूअस हो गया, इसको कहते हैं बेटा मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जो मैक्सवेल साहब थे उन्होंने एक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में। वहां पर क्या था कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकता है, तो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर सकता है। आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब जहां टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग में, उसके साथ साथ एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। आ रही बात समझ में, तो एक तरीके से लिंक स्टैब्लिश हो गया मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, 4 से 5 इक्वेशन हो गए। इन पांचों इक्वेशन को मिला करके कंबाइनली कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से मैक्सवेल्स इक्वेशन है, तो आपको लिखना है बच्चों, मैक्सवेल्स इक्वेशन। अभी तक जो हमने सारे इक्वेशन पढ़े उन सबको कंबाइनली मैक्सवेल्स इक्वेशन बोला जाता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। एक हो गया बेटा आपका गॉस लॉ जो था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये एक हो गया। दूसरा क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एस इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तीसरा क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एल
इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। और क्लोज पांचवा हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पहला वाला जो था क्या था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है बेटा, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये क्या है बेटा, फेराडेज लॉ है। और ये क्या है आपका, एम्पियर सर्किटल लॉ है। और क्या ये क्या है बेटा, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हो गया बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, ये हो गया क्या बेटा, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये हो गया आपका मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है बच्चे, ये चारों पांचों जो है वो क्या कहलाते हैं, मैक्सवेल के इक्वेशन कहलाते हैं। तो यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि एक लिंक है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है बेटा, यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया किस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो अब हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्टकट में हम लोग इसको ईएम वेव्स बोला करेंगे। ठीक है बेटा, ईएम वेव्स बोला करेंगे। तो क्या देखा गया बेटा, क्या देखा गया, वैक्यूम में ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मान लो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कैसा है, प्रोपगेटिंग है। कैसा है बेटा, प्रोग्रेसिव है। याद करो हमने वेव पढ़ा था और वेव में एक टाइप का वेव पढ़ा था, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, है ना, इस तरीके के वेव्स पढ़े थे। तो याद करो प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन कैसे होते थे बेटा, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरीके का है ना रूप हुआ करता था। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, मान लो वो क्या है, मान लो टाइम वेरिंग है और साथ में क्या है, प्रोग्रेसिव है, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो इसको हमने मान लो बना लिया बेटा ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद करो बेटा ये माइनस होता था, इसका मतलब क्या होता था, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलना, प्लस होता था तो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स चलना। और इसके परपेंडिकुलर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से वैरी करता है। आपको दिख रहा है बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, आपको ये भी पता है इसमें, है ना, जब भी आपको साइन कॉस वाले एक्सप्रेशन मिलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कर रहा है मतलब ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है बच्चे, क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, दैट मीन्स वो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो बेटा बी का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, वाइब्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, प्रोग्रेसिव है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, प्रोग्रेसिव है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। और आपका जो वेव है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किस तरफ चल रहा है, इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। तो आप यहां बोल सकते हो बेटा कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वो क्या बनाते हैं, एक वेव जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्लियर है बच्चे? तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिख सकते हैं ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड a time varying electric and magnetic field constitute a wave which is called electromagnetic wave। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसके प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। ठीक है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, EM वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है बेटा, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का डायरेक्शन, ये तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ propagation of EM waves are mutually perpendicular to each other।
अदर। जैसा कि अभी आप यहां देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट हो रहा है, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, और वेव किधर आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ। ठीक है बेटा, मतलब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, और ये जो है वेव का चलने का डायरेक्शन है। तो तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बच्चे, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बच्चे, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मैक्सिमम ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं जब ऑप्टिकल इफेक्ट कहता हूं तो किसकी बात आती है बेटा, लाइट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हम लोग लाइट वेक्टर भी बोल दिया करते हैं, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E is responsible for optical effect यानी लाइटिंग वाला जो है इफेक्ट। Therefore it is also known as लाइट वेक्टर। इसको हम लोग लाइट वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका जो सबसे पॉपुलर सोर्स है, सोर्स क्या है, तो बेटा एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट हो रहा हो, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। एन accelerated charge particle is responsible for production of EM waves। ठीक है, EM वेव के प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चे, क्लियर है। और देखो, अगर आपको ये पता करना है बेटा कि हमारा वेव किधर चलेगा, वेव के फ्लो का, वेव के प्रोपगेट होने का डायरेक्शन क्या है, तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा आपको क्या देगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देगा। जैसे कि देखो ए जो है ना, ये देखो सॉरी, ई जो है इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है और बी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पर है। तो जब मैं E क्रॉस B करूंगा तो देखो क्या डायरेक्शन आएगा बेटा, ये, और यही क्या है देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो कभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी, फॉर ऑब्टेनिंग, या हम इसको इस तरीके से बोले कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। ठीक है बेटा, EM वेव्स के प्रोपगेशन का डायरेक्शन बताता है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। कितने प्रॉपर्टीज हो गए बच्चे, 5 प्रॉपर्टी हो गए, 5 प्रॉपर्टी हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं 6th प्रॉपर्टीज की ओर। 6th प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी, अब भाई EM वेव जो होता है वो लाइट के वेव से चलता है, पहले से जानते हैं हम लोग। EM वेव्स
ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। 7वां, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा? इन वैक्यूम स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ ईएम वेव इज मैक्सिमम, और कितना होता है? c, और ये c गिवन होता है बेटा 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। c की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा क्या? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट। क्लियर है बच्चे? दिस इज वैक्यूम में स्पीड, ठीक है। 8वां, अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पर आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव, हाँ, स्पीड ऑफ ईएम वेव एट एनी इंस्टेंट v इक्वल टू, तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा? E और B का रेशियो ले लेना है, E अपॉन B, ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा? E अपॉन B। E अपॉन B करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? आपको स्पीड ऑफ ईएम वेव एट दैट इंस्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है? E अपॉन B। अगर हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए बेटा, अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम स्पीड अभी हमने देखा क्या होता है? c होता है, और वो कितना हो जाएगा बेटा? तो फिर E की अपने को क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू, यानी E0, और B की भी क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट इज B0, E0 बाई B0। ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट। अच्छे से समझ में आया बच्चे? तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम यानी वैक्यूम में E0 बाई B0 हो जाएगा, और नॉर्मली कभी निकालना है तो E अपॉन B करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आगे बात समझ में बेटा? अच्छा, क्लियर है? तो ये देखो, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है कि जो भी वेव होते हैं उसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेव। तो आपको पता है बेटा, वेव जनरली क्या करता है? एनर्जी को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। वेव क्या काम करता है? एनर्जी को कैरी करने का काम करता है। तो ये भी क्या करेगा बेटा? एनर्जी को कैरी करेगा, ठीक है बेटा, एनर्जी को कैरी करेगा। ध्यान से समझना। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि एनर्जी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया बाय ईएम वेव, ठीक है बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया बाय ईएम वेव इज गिवन बाय a vector known as पॉइंटिंग वेक्टर। एक वेक्टर के द्वारा दिया जाता है और उसको हम लोग कहते हैं बेटा पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है बच्चे। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। इस पॉइंटिंग वेक्टर को S से शो करते हैं, और वो इक्वल टू होता है बेटा 1/μ0 इंटू E क्रॉस B। यहां से आपको क्या मिल जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटा। अच्छा, आपने अगर पहले कभी पढ़ा हो तो इंटेंसिटी पढ़ा था हमने। इंटेंसिटी भी क्या होता था बेटा? रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ एनर्जी E/T ही हुआ। तो ये एक प्रकार से क्या है? इंटेंसिटी है। तो आप ये याद रखना कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या बेटा? इंटेंसिटी। आ रही बात समझ में? तो इंटेंसिटी का क्या ऐसा यूनिट हुआ करता था? अगर आप में से किसी को याद हो तो SI यूनिट जो पॉइंटिंग वेक्टर का होगा, SI यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर
कितना होता है बेटा, ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इतनी सारी है ना, ये आपके हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे, इसका SI यूनिट। अभी तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया बाय EM वेव इज गिवन बाय अ वेक्टर नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छे से समझ में आ गया ये बातें बेटा आपको, ठीक है। नाउ अब आपको पता है कि वेव जो है एनर्जी को कैरी करने का काम करता है, ये बात हमें समझ में आ गया भाई। अब देखो यहाँ पर तो दो दो वेव है सर, है ना, इस वेव में दो दो वेव है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी है, देखो ये भी वेव के फॉर्म में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला भी क्या है, वो भी वेव के फॉर्म में है। आ रही बात समझ में। तो इन दोनों वेव एनर्जी को कैसे कैरी करते होंगे, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास है ना, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है बेटा, वो ये दोनों वेव आपस में क्या करता है, बराबर बराबर बांट लेता है। ठीक है, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, और दोनों आपस में इक्वल इक्वल होते हैं। क्लियर है बच्चे, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने एक टर्म पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होता था, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, तो याद करो U एवरेज इक्वल्स टू क्या होता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर आया था बच्चे, क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और इसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो। तो ये आता था U एवरेज इक्वल्स टू B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, है ना बच्चे, ये क्या हुआ करता था, B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बस बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको बेटा। सॉरी, ये क्या है, सिर्फ U है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये कौन सा वाला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और ये कौन सा वाला है, मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो जैसा कि मैंने बोला, इसमें एनर्जी क्या होता है, दोनों आपस में इक्वली डिवाइड करके कैरी करते हैं। तो इन EM वेव, ठीक है, इन EM वेव U इलेक्ट्रिकल और U मैग्नेटिक आपस में क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, है ना। देयरफॉर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बराबर होगा बच्चे इसके B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्लियर है ना, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं टोटल एनर्जी, ये तो अलग अलग हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक के पास कितना हुआ, मैग्नेटिक के पास कितना हुआ, ये मैंने अलग अलग किया। लेकिन अगर मैं टोटल वेव की बात करता हूं तो वेव के पास तो दोनों ही एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी जो वेव के पास होगा वो कितना होगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब जैसा कि आपको ये दोनों बराबर होते हैं, तो अगर मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इसको इससे रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो टोटल जो है U है ना, टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है,
इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। अब तो ये सारी चीजें क्या है, इंस्टेंटेनियस है ना। किसी इंस्टेंट पर जो टोटल एनर्जी, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी होगा, ये हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड के पास जो एनर्जी होगा, और ये हो गया आपके जो टोटल एनर्जी होगी। आ रही बात समझ में आपको? टोटल जो एनर्जी होगी, ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी क्या है, इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज, ओके, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, ठीक है बेटा, तो यू एवरेज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो एवरेजिंग करोगे तो किसका एवरेज करोगे, ई स्क्वायर का, ई स्क्वायर का एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ई स्क्वायर का एवरेज। अब याद करो बेटा, अभी अभी हाल फिलहाल ही हमने पढ़ा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता था बेटा, आरएमएस वैल्यू पहले स्क्वायर करो, है ना बेटा, स्क्वायर करा और मीन निकालो, मतलब उसका एवरेज करो, ठीक है। तो देखो ई स्क्वायर एवरेज का मतलब क्या हो गया उसका बेटा, मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है बेटा। तो याद करो बेटा, हम लोग क्या पढ़ते थे, आई आरएमएस का जो स्क्वायर होता है, अगर मैं पूरा आरएमएस करता हूं, आरएमएस वैल्यू निकालता हूं, तो क्या करना पड़ता है, उसका स्क्वायर करो, है ना, जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो, है ना, उसका एवरेज निकालो और फिर रूट करो। क्लियर है? इसको एवरेज को कैसे दिखाते थे बेटा, ऐसे दिखाते। तो मैं अगर ध्यान से फिर से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, आई आरएमएस का मतलब क्या होता है, पहले स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कर दिया बेटा, फिर मीन निकालो यानी एवरेज निकालो, तो एवरेज का ऐसा दिखाते थे, और फिर उसका रूट निकालो, तो ये रूट हो गया। तो ऐसी बातें आती थी। तो बेटा इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा आई आरएमएस का स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर का एवरेज। तो आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, ई स्क्वायर का जो एवरेज है वो किसके बराबर है, आरएमएस के, आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है बच्चे, आरएमएस। तो बेटा यहां देखो ई जो है ना, ई कैसा है वेरिएशन उसका, साइनोसॉइडल है ना, तो साइनोसॉइडल फंक्शन का अपने को पता है ना, आरएमएस वैल्यू क्या होता है बेटा, है ई आरएमएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय रूट 2। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है। तो देखो हाफ इप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर एवरेज के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, ई नॉट स्क्वायर बाई 2, ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ये देखो कितना हो जाता है बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? तो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको याद रखना बच्चे। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी जो एनर्जी है उसका भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ओके, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, यू एवरेज। इस बार जो होगा, तो चूंकि क्या होता था बेटा, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता था, तो एवरेज निकालोगे तो किसका एवरेज निकालोगे, अगेन बी स्क्वायर का एवरेज निकालोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, है ना, बी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बी आरएमएस का स्क्वायर, और बी आरएमएस का स्क्वायर यानी बी नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट हो जाएगा, यू एवरेज। क्लियर है बच्चे? आ रही बात समझ में आपको? ओके, नाउ व्हाट, अगर मुझसे टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए, ठीक है, अगर मुझसे टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए, तो फिर में क्या होगा, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो क्या करोगे बेटा, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे, तो हो जाएगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट का स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ठीक है बच्चे, तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसको इससे रिप्लेस करोगे या मतलब इसको इससे रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर है ना इसको इससे रिप्लेस करोगे तो 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यू एवरेज टोटल। क्लियर है बच्चे? आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों। कल हम लोग इसके जो रेस्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको फिनिश करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।